नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जीवन साथी कहानी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। अभी तक आपने सुना विनय ने निधि से शादी तो कर ली थी, पर वो उसे एक छोटी बच्ची समझता था, पूर्णतः उसे अपना नहीं पाया था। क्या विनय निधि को पूर्णतः अपना पाएगा या नहीं, आप सेकेंड पार्ट में सुन पाएंगे। तो अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। विनय ने भी फैसला किया कि वो निधि को इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर भेजेगा, 2 साल के लिए, जिसे सुनकर निधि उदास हो गई। विनय निधि को लेकर बेंगलोर पहुंच गया था। उसने कुछ दिन तक निधि के साथ ही रुकने का सोचा, क्योंकि ये पहली बार था 5-6 सालों में जब निधि विनय से इतनी दूर हो रही थी। हालांकि विनय कभी कभी मेडिकल कैंप के लिए कुछ दिन बाहर जाता था तो निधि के साथ तन्मय रुक जाता था, लेकिन इस बार निधि अकेली थी। विनय उसकी मानसिकता को समझ रहा था, लेकिन वे उसे अपने से बांध कर नहीं, खुले आसमान में उन्मुख पंछी की तरह बेहतरीन उड़ान भरते हुए देखना चाहता था। निधि भी ये बात जानती थी। वो ये भी जानती थी कि विनय उससे ज़्यादा दुखी है, पर वो दिखा नहीं रहा है, उल्टा निधि को ही मोटिवेट करने में लगा है। एक शाम निधि अपने फ्लैट की बालकनी में लगे झूले पर बैठी विनय के बारे में ही सोचकर गम में डूबी थी। तब तक वो चाय की ट्रे और इसके साथ कुछ पकौड़े लेकर आया। अभी जब मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर भी मेरे ही ख्यालों में खोई हो। इतना प्यार अपने ही पति से, वो भी 7 साल पुराने पति से, नॉट बैड, विनय ने उसे छेड़ते हुए कहा। 7 साल बाद क्या, 7 जन्म बाद मैं आपको इतना ही चाहूँगी, इससे भी ज़्यादा। सच्ची मुच्ची? दोनों हंस पड़े। फिर निधि की नज़र ट्रे की तरफ गई। अरे ये आपने क्यों तकलीफ की, मुझे कह दिया होता आपने। दिखाई अपने हाथ, फ्राई करते हुए आपके हाथ पर तेल के छींटे हमेशा पड़ते हैं। वो उसका हाथ देखने लगी। विनय ने एक पकौड़ा उसके मुंह में डाल दिया और चाय उसके होठों से लगा दी। पहले खाओ फिर बतियाओ, और कुछ नहीं हुआ मेरे हाथ को, ठीक है। चाय पियो, नहीं तो बेचारी रूठ जाएगी। परसों तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तो चलो आज घूम कर आते हैं, फिर मैं भी चला जाऊंगा। उसके जाने के नाम से निधि की आंखें छलक आई थी। विनय ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो हमेशा मुझे अपने साथ ही पाओगी, समझी बच्ची। लेकिन ये बच्ची आपके बिना कैसे रहेगी? इसने तो अब तक आपकी उंगली को थाम कर ही चलना सीखा है, अब अचानक से आपके बिना कैसे? वो विनय का हाथ पकड़कर सिसकने लगी। विनय भी तड़प उठा था, उसकी भी आंखें नम हो गई थीं। खुद को संभाल कर उसने निधि को उठाया और समझाने लगा, निधि तुम्हें मेरी उंगली छोड़कर इस दुनिया की भीड़ में दौड़ना है। दौड़ना ही नहीं बल्कि जीतना है, अपनी अलग पहचान बनानी है। जितना दुनिया ने तुम्हें सताया है, उससे कई गुना ज़्यादा आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया है विनय जी, निधि ने कहा। विनय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इतने प्यार और सम्मान के बाद भी मैं अधूरी हूँ विनय जी, जाने कब आप मुझे अपना कर पूर्ण करेंगे। कहीं मेरा काला रंग? नहीं नहीं, मेरे विनय जी ऐसे नहीं हैं। ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो खुद ही सोच में गुम थी कि विनय की आवाज़ सुनाई दी। अगर खुद से बातें हो गई हों तो चलें, तैयार हो जाओ, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। लेकिन बाहर मौसम ख़राब हो रहा था, कभी भी बारिश हो सकती है। इसे ख़राब नहीं, रोमांटिक मौसम कहते हैं डियर वाइफ। ये कहते हुए वो निधि को बालकनी में खींच लाया। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बालकनी में भरपूर बारिश हो रही थी। बारिश निधि की कमजोरी थी, ये विनय जानता था। निधि जाकर बारिश में खड़ी हो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गोल गोल बच्चों की तरह घूमने लगी। विनय बस उसे देखता ही रहा। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। आज उसके सामने कोई दूसरी निधि थी। निधि ने आज विनय के कहने पर ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, विथ मैचिंग ब्लाउज और चूड़ियाँ, मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। आज उसका सांवला रंग भी मनमोहक लग रहा था। बारिश में भीगने से निधि के कपड़े उसके शरीर में लिपट गए थे। विनय सोच रहा था, ये मेरी निधि है? इस निधि को मैं अब तक क्यों नहीं देख पाया? कहाँ छुपी हुई थी अब तक? आज मेरा दिल भी मेरी नहीं सुन रहा है। निधि ने महसूस किया विनय उसे देख रहा है, तो वो अपने आप में सिमट गई। उसने मन ही मन में कहा, निधि आज आर या पार, तेरे भोले भंडारी खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आज तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर निधि ने विनय पानी में खींच लिया। विनय जी इतना भी सब्र करना ठीक नहीं है, मतलब मेरे साथ डांस कीजिए इस बारिश में। दोनों डांस कर रहे थे और बारिश से भीग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहते थे कि तभी जोरदार बिजली कड़की। विनय जी ने निधि को कहा, जाकर अंदर चेंज कर लो बच्ची, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। निधि ने बड़े प्यार से कहा, अब ये बच्ची बड़ी हो गई है, बारिश में भीगना चाहती है। निधि इतना कहकर विनय से लिपट कर रोने लगी। विनय समझ रहा था कि वो नहीं चाहती कि विनय से अलग हो, लेकिन विनय उसे एक
अच्छी ज़िंदगी और अपनी पहचान देना चाहता था। अगली सुबह जब निधि की आंख खुली तो देखा कि विनय उसे ही देख रहा था। निधि ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। उसे विनय की आंखों में शरारत दिखी। रात की सारी बातें याद आते ही वो शर्म से पानी पानी हो गई। अपने मुंह को हाथों से छिपाकर करवट बदल कर लेट गई। विनय ने फिर उसे बाहों में भर लिया। निधि, उसने कोई जवाब नहीं दिया। निधि, नहीं मेरी शर्मीली, देखो तुम्हारा ऐसा शर्माना मुझे बेकाबू होने पर मजबूर कर रहा है। विनय ने उसे पलटकर अपने ऊपर खींच लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वैसे ये मेरी वाली निधि मुझे बहुत पसंद आई, बोल्ड एंड हॉट, निर्लज। निधि ने विनय के सीने पर हल्का सा धक्का देते हुए कहा और वो जोर से हंस पड़ा। इतना जोर से हंसते हुए शायद निधि ने उसे कभी नहीं देखा था। आपको इस तरह से खुश देख मैं जी उठी हूँ, कहते हुए उसने विनय का सर चूम लिया। मैं तो जीता ही हूँ तुम्हें देखकर, लेकिन आज तुम्हारा ये खिला हुआ चेहरा और निखरा रूप देखकर और खुश हूँ। वैसे निधि, तुम इस कंडीशन में और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैं मार दूंगी आपको, दुष्ट कहीं के। दुष्ट कहीं का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। विनय को गए और निधि को ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। ऑफिस में भी सब ठीक था, बस कुछ को छोड़कर। लेकिन निधि को पता था इनसे कैसे निपटना है। उस दिन कोई बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी और प्रेजेंटेशन निधि को ही देना था। मैडम, सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। निधि अपने कैबिन से निकलकर सीईओ के कैबिन की तरफ जाने लगी तो कुछ बातें उसके कानों से टकराईं। ये वही है ब्लैक ब्यूटी जिसे सर ने आज प्रेजेंटेशन के लिए चुना है। हाँ, मुझे तो लगता है बूढ़ा सठिया गया है। जो हम सबके होते हुए उसे ये काजल की डिबिया सही लगी। कहे तो तू सही रही है ज़ारा। नैना, तूने इसकी शक्ल देखी है? बिल्कुल। किसकी शक्ल भाई? रौनक नाम के एक स्टाफ ने आकर बीच में नैना और सारा को टोक दिया। और कौन होगा? वही मिस ब्यूटी, सारा ने व्यंग से कहा। कुछ भी कहो पर शक्ल से तीखी है, एकदम काली मिर्च की तरह। भगवान ने गलती से बालों का कलर पूरे बॉडी पर पेंट करवा दिया है। हा 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 करके तीनों बेशर्मों की तरह हंसने लगे। मेरे ख्याल से ऑफिस काम करने के लिए होता है, फालतू की गॉसिप के लिए नहीं। विमल चिनाय ने कड़क आवाज में कहा। ये यहाँ के मैनेजर थे जो किसी काम से उधर से गुजर रहे थे और तीनों की बकवास बातें उनके कानों में पड़ी। उधर ये सब सुन निधि की आंखें डबडबा गईं। बचपन से लेकर अभी तक वो यही सब तो सुनते आई थी। उसे विनय की याद आई, अपनी आंखें बंद कर ली। सामने विनय का चेहरा देखा, मुस्कुरा दी, फिर अपना ध्यान उन बातों से हटाकर अपने काम पर फोकस किया। मीटिंग स्टार्ट हुई। सबने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी। निधि ने भी दी। सबकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निधि के प्रेजेंटेशन को बेस्ट बताया। साथ ही ये भी तय किया कि निधि के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। सबने मिलकर उसे कंग्रेचुलेट किया। मिस्टर माधवन कंपनी के सीईओ, जो थोड़े उम्रदराज और तेज अनुभवी व्यक्ति थे। मिसेस शर्मा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतनी पीस माइंड टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। जी मैं समझी नहीं सर। मतलब मिसेस शर्मा, आप अभी सिर्फ 21 की हैं और आपका तजुर्बा आपकी उम्र से 2 गुना है। थैंक यू सर। एक बात कहूँ बेटा, क्या मैं आपको बेटा बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप मेरे पिता समान हैं। आपके मुंह से बेटा सुनकर अपनेपन का एहसास होता है। हाँ तो बेटे, मैं कह रहा था सदा ऐसे ही रहना और जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उससे पीछे मत हटना, चाहे परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अपने इस नायाब दिमाग का सही जगह सही वक्त पर इस्तेमाल करना और लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। जो सुबह तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे अभी तुम्हारे तालियों से स्वागत करेंगे। कब आएंगे आप? आ जाऊंगा। विनय जी, श्रीमती जी, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अरे अरे रे रे, रुको, ऐसा जुल्म मत करो। अब आए ना लाइन पर। वो तो मैं पहले से ही हूँ। निधि कुछ नहीं बोली, बस चुप हो जाती है। निधि, कुछ बोलोगी नहीं? कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? आप जानते हैं ना आपके बिना। हाँ, मैं भी तुम्हारे बिना कैसे। जानती हो तुम भी। जानती हूँ। फिर निधि चुप हो गई। कुछ कहना चाहती हो जो कह नहीं पा रही हो? आप मेरे मन की हर बात बिना कहे कैसे जान लेते हैं? निधि मन में सोचती है। जो दिल से सीधा उसकी आत्मा में बसता हो, ना उसे सुनने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है और ना ही कुछ कहने की। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली और होठों को दांतों से भींच लिया। इतना प्यार आप मुझे क्यों करते हैं विनय जी? पता नहीं मैं क्यों करता हूँ। मैं सोचती हूँ मैं इतने प्यार के लायक हूँ भी या नहीं। वो फिर मन ही मन सोचने लगी। निधि, पहले अपने होठों को तकलीफ़ देना छोड़ो, क्योंकि यह हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं।
कितनी लायक हो ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और तीसरा, मन में बातें करना छोड़ ये बताओ क्या कहना चाहती हो। ऐसे नहीं मिलकर बताऊंगी, आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते तक आने की। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। निधि भी अपने काम में डूबने लगी और विनय भी व्यस्त रहने लगा था। पर रोज रात को दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात करना नहीं भूलते थे और मौका मिलने पर विनय मिलने भी पहुंच जाता था। निधि की बढ़ती प्रशंसा से ऑफिस में जहां कुछ खुश थे तो वहीं कुछ जलने वाले भी थे। रौनक, सारा, नैना, वो बस मौके को तलाशते रहते कि निधि को कैसे नीचा दिखाएं। ऐसे ही एक शाम कंपनी को बहुत बड़ी डील मिली थी। खुशी में पार्टी रखी गई थी, लेकिन मैनेजर ने सारा श्रेय निधि को दिया, जिससे रौनक, सारा, नैना तीनों चिढ़ कर रह गए। यार, सारा ऑफिस स्टाफ इस ब्लैक ब्यूटी का दीवाना है क्या, जो देखो उसी की तारीफ करते हुए नहीं थकता। हाँ नैना, बोल तो तू सही रही है। और वो मैडम आसमान में उड़ रही हैं, तो नीचे गिरा देते हैं, रौनक ने कहा। कैसे? नैना, सारा ने एक साथ पूछा। रौनक ने कुछ कहा नहीं यार, ये गलत है, परेशान करना अलग बात, पर ये ठीक नहीं है। नैना ने घबराते हुए कहा। चुप कर, फट्टू कहीं की। सारा ने उसे झपट दिया। लेकिन सारा, रौनक, ये गलत बात है। नैना ने एक बार फिर से समझाना चाहा। देख नैना, अगर तुझे बात नहीं मानी तो हमारी दोस्ती खत्म, समझी? सारा ने उसे धमकाते हुए कहा। निधि एक तरफ अकेले कोने में खड़े होके सॉफ्ट ड्रिंक के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। अरे भाई निधि, तुम्हारे लिए तो पार्टी रखी गई और तुम यहाँ ऐसे अकेले में? शायद तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी की आदत नहीं है, सारा ने टोन मारते हुए कहा। निधि ने अपनी आदत अनुसार उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा। नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे कैसे निधि जी, ये शाम आपके नाम है तो थोड़ा सा धमाल आपकी तरफ से भी बनता है ना। ये लीजिए ड्रिंक और एंजॉय करिए। रौनक ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा। जी नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती, और धमाल मचाने के लिए आप लोग हैं ना। निधि ने एक बार फिर से नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात कही। रौनक उसे ऊपर से नीचे तक लालची नज़रों से देख रहा था और सारा उसे फिर से टोन कसने लगी। क्या रौनक, तू भी ब्लैक लवर निकला? चुप कर चुड़ैल, ऐसे चुड़ैलों की तरह मत हंसा कर, वरना सब डर जाएंगे। माना ये ब्लैक ब्यूटी है, पर सच कहूँ तो ये काला रंग इस पर फबता है। तेरे गोरे रंग से ज़्यादा इसकी आंखों में एक कशिश है जो अपनी तरफ खींचती है। रौनक थोड़ा नशे में होकर बोले जा रहा था। निधि ने उसकी बात नहीं सुनी। वो दूसरी ओर चली गई जहाँ कुछ लोग डांस कर रहे थे। सारा गुस्से में, कमीने, तू मेरी बेइज्जती कर रहा था या उस ब्लैक ब्यूटी की तारीफ? दोनों ही कर रहा था। वैसे फिगर देख उसका, क्या मस्त है। जी तो कर रहा है उसे अपनी बाहों में लेकर उसे प्यार करूं, रौनक ने बड़े भद्दे तरीके से कहा। साले, आज तो फिर जूते खाएगा। पक्का जो करने के लिए कहा था वो किया नहीं और पिटने का प्रोग्राम कंफर्म कर लिया। मैं चली, अकेले खा जूते, सारा ने जाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे चली मेरी जान, जो कांड शुरू किया है उसे पूरा तो करवा, और थोड़े बहुत जूते तू भी खा लियो। रौनक जाती हुई सारा को पकड़कर अपने पास खींच लिया। रौनक इतना ज़्यादा नशे में था कि उसको सही गलत का अनुमान ही नहीं था। सारा ने कहा, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, उसी का तुम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। सारा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। तो क्या, मैं भी तो चाहता हूँ तुझे। ये सब बोलकर वो निधि की तरफ बढ़ गया। उसका हाथ खींचकर जबरदस्ती डांस फ्लोर पर ले आया। उसकी कमर पकड़कर जबरदस्ती डांस कराने लगा। चटाक, एक जोरदार आवाज़ आई। डांस म्यूजिक बंद, सब उस ओर देखने लगे। रौनक गाल पर हाथ रखे हुए खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? बहुत देर से तुम्हारी गंदी नज़रें और बातें बर्दाश्त कर रही थी। तुमने उसे मेरी कमज़ोरी समझ लिया। नहीं मिस्टर रौनक, वो मेरी सहन शक्ति थी जो अब खत्म हुई। कहते हुए निधि ने दूसरे गाल पर भी एक जोरदार चांटा लगा दिया। बंद करो अपनी गंदी बकवास, निधि दहाड़ी थी। एक बार तो सब उसकी आवाज़ से काँप गए। फिर सारा ने ठिठाई दिखाते हुए कहा। क्यों बंद करे अपनी बात को? तुम्हारे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा था और यहाँ सती सावित्री बन रही हो। अरे तो क्या, और क्या करे बेचारी, रंग रूप देखा है, अंधेरे में दिखती ही नहीं। कौन पूछेगा इसे? इसलिए मुझ जैसे हैंडसम लड़के को देखकर डोरे डालने लगी, रौनक ने बेशर्मी से कहा। और निधि की तरफ देखकर उसने अपनी आंख हल्के से दबा दी। निधि को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस बुत बनी खड़ी हुई थी। लेकिन मिस्टर रौनक, यहाँ सब ने देखा है कि आप जबरदस्ती मिसेस शर्मा को अपने साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर लेकर आए थे, मैनेजर ने फिर सख्त आवाज़ में कहा। वो क्या ना सर, इसकी हरकत और थोड़ा नशा दोनों ही मिलकर मुझे थोड़ा सा बहका रहे थे, बड़ी ही मासूमियत से रौनक ने कहा। निधि ने एक बार सबकी तरफ देखा
सबने उसे अजीब नज़रों से देखा। तभी एक आवाज़ गूंजी, बस बहुत झूठ बोल लिया तुमने रौनक, और कितना नीचे गिरोगे तुम दोनों, नैना ने चीखते हुए कहा और सारी बातें मैनेजर समेत सबके सामने बता दी। मैनेजर सारा के पास जाकर बोले, सारा, रौनक का तो समझ में आता है, लेकिन तुम खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें, एक मासूम लड़की पर कीचड़ उछालते हुए? सर, ये नैना भी हमारे साथ थी, सारा ने अपने बचाव में कहा। हाँ थी, जब तक शरारत तक बात थी, लेकिन अब बात किसी के चरित्र पर है। किसी के चरित्र पर लांछन लगाना उसकी हत्या करने के समान होता है। निधि इतना सब कुछ सह नहीं पाई और बेहोश हो गई। निधि के बेहोश होते ही नैना ने उसे संभाल लिया और एक तरफ लगे सोफे पर लिटा दिया। फिर मैनेजर के पास आकर बोली, सर, क्या इनके घर के बारे में आप कुछ जानते हैं या कोई कांटेक्ट नंबर जिससे उन लोगों को निधि के बारे में बता दिया जाए? नहीं, फिलहाल तो ये अभी इस शहर में नई है और अकेले ही रहती है। इसके हस्बैंड का नंबर है, लेकिन वो भी दिल्ली में रहते हैं। मेरे ख्याल से अभी इसको फ़ोन करना ठीक नहीं होगा। सुबह जैसे निधि की कंडीशन ठीक होगी, उसको फ़ोन कर दिया जाएगा। पर सर, इसे रात में हॉस्पिटल या घर में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो। एक काम करो, तुम इसके साथ ही रुक जाओ। लेकिन सर, इनका क्या करना चाहिए? लेकिन फिर से घबराहट होने लगी थी। उसे बार बार निधि की चिंता हो रही थी। उसने खुद से कहा, मेरी निधि ठीक नहीं है। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। उसने उसे फ़ोन लगा दिया। 2-3 बार पूरी बेल बजने पर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। विनय की घबराहट बढ़ गई। फिर उसने सोचा, आज पार्टी में थी तो क्या पता थक कर सो गई हो। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मन ही नहीं मान रहा था। यहाँ बेंगलोर में निधि अपने कमरे के बेड में बैठी सामने रखे शीशे में अपना अक्स देख रही थी। उसे फ़ोन की घंटी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नैना रसोई में जाकर देखी तो उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने 2 कप कॉफ़ी बनाई और लेकर निधि के पास आ गई। उसे ऐसे देखकर वो ठिठक कर रह गई। ये खुद पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी उसे फ़ोन की बेल सुनाई दी। उस पर मेरी ज़िंदगी नाम से नंबर आ रहा था। नैना ने निधि के कंधे पर हाथ रखकर उसे फ़ोन की तरफ इशारा किया। फ़ोन को देखते ही निधि को होश आया। उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। निधि, विनय ने लंबी सांस लेकर धीरे से कहा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? सो रही थी। सच में? आप कैसे हैं? निधि ने बात बदलते हुए कहा। तुम ठीक नहीं हो ना? कुछ हुआ है? बताओ मुझे, क्या बात है? विनय के लगातार आंसू बहने लगे थे और निधि तो रो ही रही थी। विनय जी, आई नीड यू। ये दुनिया बहुत ही बुरी है, सब आपकी तरह क्यों नहीं होते? ये कहते हुए वो फपक पड़ी। उसके लिए बोलना मुश्किल हो गया था। विनय भी जान गया था कि आज फिर किसी ने उसकी निधि का दिल दुखाया था। निधि, निधि, तुम सुन रही हो? तुम्हें मेरी कसम, रोना बंद करो निधि। निधि को इस तरह रोता देखकर नैना ने फ़ोन अपने कान में लगा लिया। हेलो, आप कौन? मेरी निधि कहाँ है? क्या हुआ आज उसके साथ? विनय ने घबराहट में नैना से पूछा। नैना ने भी उसे सब कुछ बता दिया, अपने बारे में भी। सुनकर विनय की मुट्ठियां कस गईं। गुस्से में उसके माथे की नसें तन गईं। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, नैना जी, आप मेरी निधि का कल शाम तक ख्याल रखिए, मैं तब तक पहुंच जाऊंगा। सर, मुझे कुछ और भी बताना है निधि के बारे में, लेकिन वो मिलकर ही बता सकूंगी, फ़ोन पर नहीं। ठीक है, निधि से बात करवाइए। निधि, अब तुम रोना बंद करो और दवा लेकर सो जाओ। मैं कल शाम तक आ जाऊंगा। पक्का आप आ जाओगे ना? हाँ बाबा, तुम्हें विश्वास है ना? खुद से भी ज़्यादा। तो इसी बात पर सो जाओ, मैं आता हूँ कल। थोड़ी देर बाद विनय ने फ़ोन रख दिया और अपना कल का शेड्यूल चेक करने लगा। उसका बस चलता तो वो अभी निधि के पास उड़कर पहुँच जाता। दूसरी तरफ नैना निधि को कॉफ़ी और सैंडविच खिलाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही बातचीत भी कर रही थी ताकि उसका दिमाग डिस्टर्ब न हो। लगता है तुम्हारे पति तुम्हें ज़्यादा ही चाहते हैं। हाँ, वो मुझे खुद से भी ज़्यादा चाहते हैं। उनकी चाहत का कोई जोड़ नहीं है। पूरी दुनिया उन्हीं से शुरू और उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है मेरी। एक वो, दूसरे तन्मय भैया, ये दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बाकी दुनिया वाले तो तुम देख ही चुकी हो।
मेरे रंग की वजह से। आगे फिर से उसने बोलना बंद कर दिया। निधि, अगर सुंदरता के मायने सफ़ेद खाल से हैं तो लानत है ऐसे सुंदरता पर जो किसी के मन की सुंदरता को न देख पाए। रही बात तुम्हारे सांवले रंग की, तो भोलेनाथ की कसम तुम पर खिलता है ये रंग। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं निधि, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। पहले के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने जो अभी कहा है पूरे दिल से कहा है, और ये 100% सही भी है। तुम्हारे पति क्यों तुम्हें इतना चाहते हैं अब समझ आया। अच्छा, क्यों चाहते हैं इतना? नैना गंभीर होते हुए, निधि, मैं जब से तुम्हें लेके आई हूँ तुम्हें ही गौर कर रही हूँ। तुमसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। ये तराशे गए नैन नक्श, ये भोला सा चेहरा, उस पर छाई मासूमियत, जो तुम्हें एक बार ध्यान से देख ले ना तुम सीधे उसके दिल में उतर जाओगी। शायद जीजू को भी तुमने पहली नज़र में अपना बना लिया होगा, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हें दुनिया की गंदी नज़र से बचाने के लिए रंग दिया है। निधि को अपने और विनय के प्यार भरे पल याद आते हैं, जब भी विनय ऐसी ही बातें कहकर उसे प्यार भरी छेड़छाड़ करता था, और वो खुद से ही मुस्कुराने लगी। ये देखकर नैना ने उसे फिर से छेड़ा। हाय क्या बात है, तुम तो बिल्कुल लाल टमाटर बन गई हो जीजू का नाम सुनते ही। वैसे अगर मैं लड़का होती ना तो कसम से आज तुम्हें किडनैप ही कर लेती, और उसके बाद शादी, चाहे तुम्हारे पति को दहेज समझकर ही क्यों न रखना पड़ता। नैना ने मजाकिया अंदाज में कहा तो निधि भी हल्की सी हंस पड़ी। निधि को विनय का ख्याल आया और वो अभी भी बेचैन होगा तो उससे थोड़ा बात कर ले। धीरे धीरे से नैना और निधि एक दूसरे में घुलने लगी थीं और अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगीं। साथ ही कल का इंतज़ार भी हो रहा था, पर आने वाला कल निधि और विनय के जीवन में एक तूफान लाने वाला था, जिससे दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन दोपहर तक विनय बेंगलोर पहुंच गया था। फ्लैट पर पहुंचकर उसने बेल बजाई। नैना सो रही थी तो निधि ने जाकर गेट खोला तो सामने विनय था। उसने अंदर आते ही विनय को कस के गले लगा लिया। निधि ने कुछ बोलना चाहा तो विनय ने उसे गोद में उठा लिया और कमरे में ले आया। उसे बेड पर बैठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चूमते हुए, पूरे 2 महीने बाद देख रहा हूँ, पहले मुझे ढंग से खुद को देख लेने दो। निधि को भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। वो अपना सारा पिछला दर्द भूल गई थी। विनय ने उसे थोड़ी देर बाद खुद से अलग कर उसे देखने लगा। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में पीलापन, सूखे हुए होंठ, थका हुआ शरीर। विनय का डॉक्टरी दिमाग बोला, ये सब एक रात के तनाव के कारण नहीं हो सकता। क्या हुआ है मेरी निधि को? उसने सोचते हुए फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका गला भर आया। भरे हुए गले से ही उसने कहा, निधि, यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम्हें कैसे छोड़कर गया था और कैसी हालत में मिल रही हो? निधि ने यह सुनकर उसे और कस के पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर विनय ने उसे अपने से अलग कर लिटा दिया। मेडिकल किट लेकर उसको चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि निधि ने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और अपनी आंखें झुका ली। विनय को पहले अजीब सा लगा, फिर उसको कुछ जैसे ही समझ आया। उसने एक नज़र निधि पर डालते हुए उसकी नब्ज़ चेक की और नब्ज़ देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। निधि भी भावुक हो गई। विनय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की घड़ी है निधि, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे नायाब तोहफा दिया है। आप खुश हैं न विनय जी? निधि ने नज़रें झुकाकर कहा। विनय उसकी तरफ देखता ही रहा। पहले तो ये शर्माना छोड़ो और मेरी तरफ देखकर बात करो। 2 महीने से तरसा हूँ तुम्हारी इन आँखों में डूबने के लिए और तुम इन्हें झुकाए हो। रही बात खुशी की, तो तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ मुझे बहुत खुश करती है और मेरी खुशी आपसे है। और मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? निधि उसके हाथों को चूमते हैं, फिर उसके सीने पर सर रखकर, यही कि आप खुशी से आसमान में उड़ना चाहते हैं। सच में निधि, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ। मेरी निधि माँ बनने वाली है। वो बस निधि को अपने सीने से लगाए बैठा था। तभी नैना ने दरवाज़ा नॉक किया। दोनों अलग हुए। नैना 2 कप कॉफ़ी और 1 ग्लास जूस और कुछ स्नैक्स लेकर अंदर आई। और नैना जी, जी हाँ सर, थैंक यू मेरी निधि का ख्याल रखने के लिए। अरे भाई, थैंक यू टू हमें बोलना चाहिए, जो इतनी अच्छी दोस्त मिली वो भी आपकी वजह से। थैंक यू जीजू। सॉरी, क्या मैं आपको जीजू बोल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आप मुझे जीजू ही बोलिए, इसी बहाने मुझे भी साली मिल जाएगी। तीनों हंसने लगे। नैना ने देखा विनय निधि को छोटे बच्चे की तरह उसकी मनहार करके कभी उसे जूस पिलाता तो कभी फल खिलाता।
नैना की आंखें नम हो गईं। विनय निधि को अपनी पलकों में रखता। प्यार तो उसने उससे बेपनाह किया ही था। नैना ने दोनों को एक बार फिर से देखा। निधि जहाँ सांवले रंग की थी, वहीं विनय गोरा, लंबी चौड़ी कद-काठी का स्मार्ट और गुड लुकिंग नौजवान था। कोई भी लड़की आसानी से उस पर मर मिटती, मगर विनय के दिल में सिर्फ निधि है। दिल में अगर एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हो तो क्या रंग क्या रूप। ऐसे ही थोड़ा समय सबने बैठकर बातचीत की। फिर नैना ने जाने के लिए कहा तो निधि उससे पूछने लगी कि अब वो कहाँ रहेगी, क्योंकि वो अभी सारा के साथ रह रही थी, लेकिन कल के बाद अब नैना खुद सारा के साथ नहीं रहना चाहती। निधि ने विनय की तरफ देखा। विनय ने भी अपनी पलकें झपका दी। निधि ने नैना को अपने साथ रहने के लिए कहा। पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन विनय और निधि के दोनों के साथ में कहने पर वो मान गई। नैना अपना सामान लेने जाने लगी। तब विनय भी गेट बंद करने बाहर आया। जीजू, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि निधि प्रेग्नेंट है। हाँ, लेकिन जीजू उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अगर उसका तनाव कम ना हुआ तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। नैना को छोड़कर वो वापस निधि के पास आकर बैठ गया। निधि फिर से अपने आप को शीशे में देख रही थी। विनय ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए कहा, ऐसे मत देखो खुद को, वरना मेरी निधि को नज़र लग जाएगी। विनय जी, हमारा बच्चा आपके जैसा होगा ना? पर मुझे तो बेटी चाहिए, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। नहीं नहीं विनय जी, मेरी जैसी बिल्कुल नहीं। हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ आप पर जाना चाहिए। निधि बेचैन होते हुए बोली। उसे कसकर विनय ने पकड़ लिया। सिसकियों के साथ कहा। विनय भी उसकी मनस्थिति को समझ रहा था। हर किसी की नज़र आप जैसी नहीं होती विनय जी, ना ही सबका इतना बड़ा दिल होता है कि मुझ जैसी कुरूप। निधि, विनय ने तेज आवाज़ में कहा। निधि 6 सालों में पहली बार विनय को इतनी तेज आवाज़ और गुस्से में बोलते हुए देख रही थी। वो सहम गई, डर से उससे दूर हो गई। विनय से उसकी हालत नहीं देखी गई तो लपक कर उसे फिर से अपने गले लगा लिया। उसे महसूस हुआ निधि हल्के से कांप रही है, तो उसने एक हाथ से उसका सर पकड़कर पीछे किया, दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा। विनय को उसको देख दिल में दर्द सा उठा। उसे वो पहली रात याद आ गई जब वो पहली बार निधि से मिला था। ऐसे ही डरी सहमी हुई थी वो। विनय के दिल के साथ आज फिर से उसकी आंखें भी रो पड़ीं। उसने धीरे से अपने होंठ निधि के होंठों पर रख दिया। निधि को विनय का ये स्पर्श मिलते ही उसने अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ को जकड़ लिया, किसी मजबूत पेड़ की तरह। उसे छोड़ते ही वो किसी गहरी खाई में गिर जाएगी। विनय ने भी उसे और करीब कर लिया। सच भी है, विनय निधि के लिए एक मजबूत पेड़ ही तो था, जिसे उसने अपने प्यार की छांव से निधि को सुरक्षित रखा था दुनियादारी की धूप से। थोड़ी देर बाद जब निधि थोड़ा सा नॉर्मल हुई तो विनय उसे मिरर के पास ले आया और पीछे से उसे एक बार से अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर सर रखकर सामने मिरर की तरफ, उसके अक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। निधि की आंखें नम हो गईं। विनय उसके आंसू साफ करते हुए विनय ने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे घुमाकर अपनी बाहों में भरते हुए घुटनों के बल बैठकर निधि का पेट अपने होठों से चूमते हुए कहता है। निधि ने भी उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। सॉरी विनय जी, अब नहीं कहूँगी दोबारा। अगर तुमने ये सब अपने दिमाग में लाने की कोशिश की तो तुम मेरा आगे मत बोलिए, कभी भी नहीं। सुनिए विनय जी, विनय जी सुनिए। उसकी आवाज़ के पीछे भागता है। चारों ओर अंधेरा था। वो निधि की आवाज़ के पीछे भागता है, पर निधि नहीं मिलती। तभी विनय को निधि के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। निधि की आवाज़ से पता लग रहा था कि वो कितने दर्द में है। ओह विनय जी, मेरा बच्चा। विनय उठकर बैठ गया। वो पूरी तरह हाँफ रहा था। उसने फ़ोन उठाकर देखा, रात के 2 बज रहे थे। उफ, कितना भयानक सपना था। मेरी निधि तो। निधि का ख्याल आते ही उसने बिस्तर की दूसरी तरफ देखा, जहाँ निधि नहीं थी। उसने फटाक से कमरे की लाइट चालू की। निधि न बिस्तर पर थी न कमरे में। वो कुछ सोचकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। उसके कानों में निधि की घुटी घुटी सी आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर अंदर गया। वॉशरूम के अंदर आते ही विनय की आंखें फैल गईं। निधि अपना पेट पकड़े हुए फर्श पर पड़ी दर्द से करा रही थी। विनय का दिल धक से कर रहा था उसे इस हाल में देखकर। निधि, निधि क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? उसे अपने सीने से लगाए वो बोले जा रहा था। निधि ने लड़खड़ाती जबान में कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए आप। निधि से बोलने नहीं जा रहा था। चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ ना हॉस्पिटल।
शोर सुनकर नैना भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। वो रात ही अपना सारा सामान लेकर निधि के पास आ गई थी। निधि की ऐसी हालत को देखकर वो भी डर गई। जीजू, निधि को अचानक क्या हुआ? नैना, निधि की हालत बहुत खराब है। तुम्हें अगर गाड़ी ड्राइव करनी आती है तो जल्दी से गाड़ी निकालो और पास ही के किसी हॉस्पिटल में ले चलो। हाँ जी, आती हूँ, आप आइए जल्दी से। दोनों निधि को ले हॉस्पिटल के लिए निकल गए। विनय निधि को अपने सीने से लगाए बैठा था। वो बार बार उसकी नब्ज चेक कर रहा था, या शायद आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहा था। 20 मिनट बाद वो एक क्लिनिक में थे। विनय के मन का डर सही साबित हुआ था। निधि का मिसकैरेज हो गया था। विनय और निधि ने अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था, लेकिन उसकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। ज़्यादा खून बहने से उसे खून की कमी हो गई थी। अगर उसे तुरंत खून नहीं चढ़ाया गया तो वो कोमा में भी जा सकती थी। विनय का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव था, निधि का O+ निगेटिव। क्लिनिक में ब्लड मिलना मुश्किल था। इतनी रात में क्या कहाँ से करें, समझ नहीं आ रहा था विनय को। तभी नैना ने आकर कहा, मेरा ब्लड सेम ब्लड ग्रुप का है, आप मेरा खून लेकर उसे चढ़ा दीजिए, फिर सुबह तक कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। विनय ने कहा, थैंक यू नैना, तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं से समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे मिलते हैं इसी कहानी के 3rd पार्ट में।